हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली हॉस्पिटल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। इस कंपनी के क्वार्टर फोर एफ 26 का रिजल्ट आ गए हैं। ऑल्दो अभी कौन कौन नहीं हुआ है, तो आज इस कंपनी के क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड साथ में ये देखेंगे कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उसको यहाँ पे किस तरह से लोग डिलीवर करते नजर आ रहे हैं। एंड साथ में ही इस कंपनी को फिर एक अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से भी इसको डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का किस तरह का गाइडेंस था। तो आप लोगों को याद होगा कि एफवाई 24 के बाद में इस हॉस्पिटल के लगभग 1400 के आसपास में बेड कैपेसिटी थी। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग एफवाई 28 तक हमारी बेड कैपेसिटी को बढ़ा के लगभग 3000 बेड के आसपास लेके जाना चाहते हैं। मतलब ये लोग अपनी बेड कैपेसिटी को लगभग 24-25% के सीएजीआर रेट से बढ़ाना चाहते थे। और आपने देखा होगा कि क्वार्टर थ्री की कॉनकॉल के बाद में हमें पता लगा इस कंपनी का जो टोटल बेड कैपेसिटी हो गया लगभग 2500 बेड्स के आसपास में हो गया है। मतलब जो इन लोगों को टारगेट अचीव करना था एफआई 28 तक, उसका काफी सारा पार्ट ये लोग लगभग उनसे क्वार्टर थ्री एफआई 26 तक अचीव कर चुके थे। 2500 से ज्यादा बेड इनकी यहाँ पे कैपेसिटी बन चुकी थी। तो उसके बाद में मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक रिवाइज गाइडेंस दिया, अपवर्ड गाइडेंस दिया कि हम लोग नेक्स्ट अराउंड 3 से 4 साल तक हमारी बेड कैपेसिटी को डबल करना चाहते हैं। मतलब 2500 बेड से बढ़ा के लगभग 5000 बेड से ज्यादा कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। मतलब अगेन ये वाली कंपनी नेक्स्ट 3 से 4 साल तक अपनी बेड कैपेसिटी को अराउंड 20, 21, 22% के सीएजीआर रेट से यहाँ पे ग्रोथ कराना चाहती है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ क्लियरली बोला था कि हम लोग जो बेड कैपेसिटी ऐड करेंगे लगभग नेक्स्ट 3 साल के अंदर, उनको ऑपरेशनलाइज करते करते हमें लगभग 4, 4, 4.5 साल का टाइम यहाँ पे लग सकता है। पर ठीक है, फिर भी यू कैन से लगभग 20% के आसपास में इनकी बेड कैपेसिटी ऑपरेशनल करने का पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस था। बात करें इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो आपने देखा होगा जैसे इनका दिल्ली मॉडल टाउन वाला हॉस्पिटल लाइव हुआ था, साथ में फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल लाइव हुआ था। उसके बाद में इनके इबिटा मार्जिन काफी डिप कर गए थे। पहले वाली कंपनी लगभग यू कैन से 27% के इबिटा मार्जिन बनाती थी। बट जैसे ही इनका यू कैन से फरीदाबाद में जो हॉस्पिटल इनका पुराने वाला लाइव हुआ था, यू कैन से फरीदाबाद एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल लाइव हुआ था एंड साथ में इनका झांसी और रच्चा वाला हॉस्पिटल लाइव हुआ था, उसके बाद इनके इबिटा मार्जिन 27% से गिर के लगभग 25-26% पे आ गए थे। एंड जैसे ही दिल्ली हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 20 हॉस्पिटल लाइव हुआ, उसके बाद इनके इबिटा मार्जिन गिर के लगभग 23% के आसपास में आ गए थे। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोगों ने एफवाई 26 के अंदर यहाँ पे यू कैन से अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपांशन किया है। मतलब लगभग इनके 1600 बेड्स थे एफआई 25 के, सॉरी एफआई 26 के शुरुआत में, बिकॉज झांसी और रच्चा वाला हॉस्पिटल इन लोगों का लाइव हो गया था। मतलब टेंटेटिवली यू कैन से 1600 बेड्स इन लोगों ने लगभग 900 1000 बेड के आसपास बेड कैपेसिटी ऐड करी थी। 400 बेड्स इन लोगों ने ऐड किए थे आपके फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला, और आपके लगभग यू कैन से 300 बेड ऐड करे थे दिल्ली मॉडल टाउन वाले। एंड साथ में अभी यू कैन से क्वार्टर थ्री के अंदर, यू कैन से फरवरी 2026 के अंदर, क्वार्टर फोर एफआई 26 के अंदर इनका जो यू कैन से आगरा वाला हॉस्पिटल था, जो शांति वेद पहले हॉस्पिटल था, उसको एक्वायर किया था, वो वाला बेड इन लोगों ने लाइव किया था। तो यू कैन से जब दिल्ली और फरीदाबाद का हॉस्पिटल इन्होंने लाइव किया, तो इनके बिट मार्जिन गिर के 23% के आसपास आ गए थे। तो मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोगों ने रैपिडली यहाँ पे यू कैन से बेड कैपेसिटी को एक्सपांड किया है, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन डिप कर गए हैं। क्वार्टर थ्री एफआई 26 ऑनवर्ड्स एंड क्वार्टर फोर एफआई 26 ऑनवर्ड्स हमारे बिटा मार्जिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर हो गए। मतलब 25% से डिप करके 23% पे आ गए। उसके बाद में वापस इंप्रूवमेंट फेस करने का यहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस था। एंड मैनेजमेंट का कहना था कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर पहले EBITDA मार्जिन हमारे 23 से बढ़कर 30.5% पे होंगे, फिर 24% के आसपास जाएंगे एंड लगभग एफवाई 27 के अंदर ये लगभग टेंटेटिवली 24.5% के आसपास में जाएंगे। बिकॉज क्वार्टर थ्री की कॉन्कॉल तक हमें पता लगा था कि जो इनका दिल्ली का हॉस्पिटल है, जो इनका फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल है, उनकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 40% के आसपास पहुंच चुके थे। एंड मैनेजमेंट का कहना था कि जैसे हमारा यू कैन से ये तो हाई डेंसिटी एरिया के अंदर यहाँ पे हॉस्पिटल लाइव करे हैं, तो टेंटेटिवली शुरुआत के 15 महीने के अंदर वाले हॉस्पिटल यहाँ पे ब्रेक इवन सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे। मतलब यू कैन से लगभग जब इनकी बेड कैपेसिटी 40 बेड ऑक्यूपेंसी लाइक 40% के आसपास में थी, वो भी इसलिए बिकॉज इन लोगों ने लाइक शुरुआत के अंदर अपने सारे बेड लाइव नहीं करे थे, ऑपरेशनल नहीं करे थे। आई थिंक जहाँ पे 300 बेड थे उसके 100 बेड्स यहाँ पे लाइव किए गए, जहाँ पे 400 बेड थे उसके 150 बेड्स यहाँ पे लाइव करे गए। मतलब धीरे धीरे लोग फेजेस वाइज में अपने सारे बेड्स को ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं। अदरवाइज इनका यू कैन से किसने क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का बढ़ सकता था। इसलिए लोग फेजेस वाइज में अपना बेड को ऑपरेशनल करना चाह रहे थे, साथ साथ में धीरे धीरे अपने बेटा मार्जिन को इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ले जाना चाह रहे थे। तो टेंटेटिवली इनका ही गाइडेंस था कि हमारे बेटा मार्जिन 23% बॉटम है, यू कैन से अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर, क्वार्टर थ्री एफआई 26 ऑनवर्ड्स, क्वार्टर फोर एफआई 26 ऑनवर्ड्स हमारे बेटा मार्जिन 23 से 23.5% पे जाएंगे, देन 24% पे जाएंगे। एक्सपेक्टेड है एक एफआई 27 के अंदर 24% के आसपास हमारे बेटा मार्जिन यहाँ पे और करेंगे। जो काइंड ऑफ एक गाइडेंस था। एंड बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का ही कहना था कि नेक्स्ट अराउंड 3 से 4 साल तक हम लोग इजीली अराउंड 25-30% के आसपास हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखते हैं इन मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था उसको कंपनी ने यहाँ पे किस तरह से यू कैन से अचीव किया है। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज करी है, उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि हम लोगों को सारे पैरामीटर्स पे एक बार बेटर क्लैरिटी पता लग जाए कि यहाँ पे कंपनी ने किस तरह से
यहाँ पे अपना यू कैन से बिज़नेस को परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, राइट? तो यहाँ पे लाइक मैंने स्क्रीन प्रेज़ेंट करी है, आई थिंक आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। तो यथार्थ हॉस्पिटल का जो यहाँ पे क्वार्टर 4 एफवाई 26 के जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको पहले एक बार डिस्कस करते हैं, फिर एक बार इनको वाई एंड वाई तरह से बात करेंगे कि एफवाई 26 के अंदर एफवाई 25 के कंपैरिज़न में किस तरह से बिज़नेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुई है। बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के बारे में, तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 47% से ग्रोथ किया है। और बात करें एबिटा के पर्सपेक्टिव से तो इनका एबिटा मात्र केवल 37% से ग्रोथ किया है। रीजन यही है कि लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर इनका एबिटा मार्जिन लगभग 25% के आसपास में था। अभी एबिटा मार्जिन यहाँ पे लगभग 23.40% के आसपास में दिखाई पड़ रहा है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट केवल 15% से ही ग्रोथ किया है। इसके पीछे वही एक रीजन है, लाइक यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनकी जो एक इंटरेस्ट कंपोनेंट की कॉस्ट है वो लगभग 1 करोड़ थी लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर, और अभी इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है लगभग 5 करोड़ के आसपास चला गया है। बिकॉज़ इन लोगों ने क्यूआईपी से पैसा रेज़ किया था, ये दिल्ली और फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले हॉस्पिटल को यू कैन से ऑपरेशनलाइज करने के लिए, उस कैपेक्स को करने के लिए, तो उससे इन लोगों ने डेट रिडक्शन कर लिया था। डेट जीरो बहुत मतलब रिड्यूस करके जीरो के आसपास कर दिया था। इसी कारण लास्ट ईयर क्वार्टर 4 एफआई 25 में इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम था। बट इस बार इन लोगों ने फिर से लगभग 260 करोड़ रुपीस का डेट वापस रेज किया है। बिकॉज़ क्वार्टर 3 के कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बताया था कि जो अपकमिंग हम लोग कैपेक्स करना चाह रहे हैं, हमारा एक तो ब्राउनफील्ड कैपेसिटी हम लोग लगभग 450 के आसपास बेड ऐड करेंगे, एंड साथ में लाइक यू कैन से नया हॉस्पिटल लोगों ने और एक्वायर करने का प्लान किया है। गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर लगभग से 250 से 250 बेड कैपेसिटी का हॉस्पिटल है। तो उसके लिए लोगों ने यूगन से प्लान किया था कि हम लोग जो नया कैपेक्स करेंगे वो डेट से करेंगे। क्यूआईपी को लोग कम ही प्रेफर कर रहे थे। तो लाइक यहाँ पे इसी तरह साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि 250-60 करोड़ का इन लोगों ने जो डेट लिया है, उसी के कारण क्वार्टर 4 के अंदर इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है। एंड साथ ही बात करें डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बारे में, तो लास्ट क्वार्टर 4 एफआई 25 इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट था लगभग 13 करोड़ रुपए के आसपास में। वो बढ़ के भी कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए के आसपास में। बिकॉज़ आप ये देखो ना, इन लोगों ने एफवाई 26 के अंदर लगभग 1000 बेड यहाँ पे लाइव कर दिए हैं। 400 बेड्स आपके फरीदाबाद सेक्टर 20 में, 300 बेड दिल्ली में, लगभग 250 बेड आपके यू कैन से आगरा के शांतिवेद हॉस्पिटल वाले। तो जब 900 या 1000 बेड लाइव कर दोगे एक ही एफआई एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो डेफिनिटली आपका डिप्रेशन कॉस्ट तो यहाँ पे बढ़ ही जाएगा ना। और यहीं पे ये चीज यहाँ पे इंपैक्ट दिखाई पड़ रही है, और मेरे को एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी ये डिप्रेशन कॉस्ट यहाँ पे मेंटेन रहेगा। बात करें एफआई 26 के बारे में, तो एफआई 25 के कंपैरिजन में एफआई 26 के अंदर 36% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। बात करें EBITDA ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे EBITDA 30% से ग्रोथ किया है। वही EBITDA मार्जिन में डिप देखने को मिला है। लास्ट ईयर एफआई 25 का इनका EBITDA मार्जिन लगभग 25.40% के आसपास में था, बिकॉज़ नए वाले हॉस्पिटल नहीं आए थे। और इस साल इनका एवरेज EBITDA मार्जिन क्या है? 24.20% के आसपास में। तो रीजन यही है कि लाइक एफआई 26 के अंदर इनका लाइक यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ दिन का कैपेक्स था, लगभग 900 से 1000 बेड इन लोगों ने लाइव करे, ऑपरेशनलाइज करें, उस वो कैपेक्स किया, तो डेफिनिटली आपके खर्चे बढ़ेंगे, बिकॉज़ शुरुआत के अंदर आपका हॉस्पिटल यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो खर्चे बढ़ेंगे तो डेफिनिटली आपका एबिटा मार्जिन यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट इनका प्रॉफिट 130-131 करोड़ रुपए का था। इस साल इनका प्रॉफिट है 170 करोड़ रुपीस का, मतलब वाई ऑन वाई प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे 30% से ग्रोथ होती दिखाई पड़ रही है। साथ में ही बात करें इनकी लाइक डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बारे में, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई पड़ी है। बट ये तो लाइक एफआई 26 के क्वार्टर 4 में बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन कॉस्ट आई 30 करोड़ की। तो ऑल्दो एफआई 27 के अंदर भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो ये हमने डिस्कस करें मोटा-मोटी, यू कैन से क्वार्टर 4 एफआई 26 में रिजल्ट कैसे रहे यथार्थ हॉस्पिटल के, साथ में एफआई 26 के अंदर एफआई 25 के कंपैरिजन में किस तरह से यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ डिलीवर करी है। अब एक बार देखते हैं कि इनके जो बाकी के पैरामीटर और हैं, उनके पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे एक हॉस्पिटल के ऑपरेशनल पैरामीटर होते हैं, जिससे अपने हॉस्पिटल का यू कैन से हेल्थ का पता लगा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो करंटली इसके लगभग 8 हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनल है। 9वां हॉस्पिटल इनका गुड़गांव में आने वाला है। तो करंटली इनके यू कैन से आप कह सकते हो 9 हॉस्पिटल हो सकते हैं। 8 हॉस्पिटल इनके ऑपरेशनल है। तो इनकी जो बेड कैपेसिटी है गुड़गांव वालों को मिला के, तो गुड़गांव में इनका यू कैन से 250 बेड का हॉस्पिटल है। लगभग अभी 2550 बेड्स इनके यू कैन से ऑपरेशनल वाले हॉस्पिटल के अंदर है। बाकी 250 बेड इनके अगले साल क्वार्टर 1 एफवाई 28 के अंदर ही गुड़गांव वाला हॉस्पिटल इनका लाइव होगा। साथ में इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है करंटली लगभग 71% के आसपास में है, और ये 5 साल का इन लोगों ने ट्रैजेक्टरी दिखाया, बट ऐसे जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, बिकॉज़ वी आर लाइक एज़ अ ग्रोथ इन्वेस्टर। पास्ट में क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या होने वाला है उससे हमें ज्यादा मतलब होता है, बिकॉज़ आगे जिस तरह से बिजनेस ग्रोथ डिलीवर होगा, उसी का पर्सपेक्टिव से उस कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे ग्रो करेगी। बाकी कुछ और पैरामीटर को देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात है इन लोगों ने डिलॉयट को एज़ अ इंटरनल ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट किया। सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये लगी। एंड यदि बाकी के पैरामीटर की बात करें, तो इनका गुड़गांव वाला जो हॉस्पिटल आने वाला है, सबसे अच्छी बात होगी इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड लगभग 32-33 हजार रुपए के आसपास में है। तो जो गुड़गांव का हॉस्पिटल है, आपको पता है गुड़गांव के अंदर लेकिन से लोगों की इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल है इसके यार को 50,000 तक जाने का, और यदि इस हॉस्पिटल का यार को 50,000 पे जाएगा, तो पूरे ग्रुप का यार को भी यहाँ पे यूकन से इंक्रीज हो जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है 32-33 हजार से बढ़ के यूकन से एफआई 28 के अंदर आपको बढ़ के मे बी यूकन से 38-37,000 रुपीज के आसपास पहुंच सकता है।
एंड साथ में इस हॉस्पिटल को लाइव करने के लिए यू कैन से लगभग 200 करोड़ रुपीस का यहाँ पे खर्चा पड़ेगा। 100 करोड़ रुपए यहाँ पे जो एक्जिस्टिंग बिल्डिंग बन रही है उसको एक्वायर करने में इन लोगों ने खर्च किए हैं। साथ में 100 करोड़ रुपए लोग यहाँ पे यू कैन से अपना जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनको इंस्टॉल करने में लगाएंगे। एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल टाइम इनका क्वार्टर 1 FY 28 मतलब अप्रैल 2027 से ये वाला हॉस्पिटल यहाँ पे लाइव हो सकता है। बाकी के पैरामीटर की बात करें तो इन्होंने जो दिल्ली और फरीदाबाद का हॉस्पिटल है उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी है। इनका कहना है कि लाइक इनका जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है वो लगभग 8 से 9 करोड़ रुपीस लाइक मंथली रेवेन्यू पे पहुंच गया है। उसका एआरपो भी बहुत अच्छा है। 38,000 रुपीस का एआरपो का नंबर है। एआरपो मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। मतलब इनको इनका जो ग्रुप का एआरपो का नंबर है उससे यहाँ पे बेटर एआरपो का नंबर दिख रहा है इनके फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल का। बात करें दिल्ली के मॉडल टाउन वाले हॉस्पिटल के बारे में तो इनका मंथली रेवेन्यू रन रेट लगभग 6 करोड़ रुपीस के आसपास चल रहा है। एआरपो का नंबर यहाँ भी बहुत अच्छा है लाइक 40,000 रुपीस के आसपास का है। मतलब ये दोनों चीज के कारण इनका एआरपो का नंबर यहाँ पे और अच्छा ग्रो करेगा FY 27 के अंदर। बिकॉज FY 27 के अंदर इन्हीं दोनों हॉस्पिटल से अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज इनकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगी। बिकॉज अभी तो लगभग इनकी 40% के आसपास में थी जो बेड लाइव करे थे उनके पर्सपेक्टिव से। अब FY 27 के अंदर ये लोग नए बेड भी लाइव करेंगे बिकॉज अभी 100 बेड लाइव कहते हैं आपके दिल्ली मॉडल टाउन के, 150 बेड लाइव करते हैं फरीदाबाद के। हो सकता है क्वार्टर 4 के अंदर इन लोगों ने और एक्स्ट्रा बेड लाइव कर दिए होंगे, कौन में पता लगेगा। बट हाँ, ये एक्सपेक्टेड है कि FY 27 के अंदर इनके एक्स्ट्रा बेड्स भी लाइव होंगे एंड साथ में इन दोनों हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ेगी जिसकी वजह से इनका एआरपो का नंबर FY 27 में ग्रोथ करने में यहाँ पे हेल्प करेगा। ऑल्दो इनका जो ग्रुप का एआरपो का नंबर 32-33 हजार रुपए के आसपास में, उसके पीछे दो रीजन है। आगरा वाला जो हॉस्पिटल है उसका एयरपोर्ट का नंबर कम है एंड साथ में इनका जो झांसी और अच्छा में हॉस्पिटल है उसका एयरपोर्ट का नंबर और भी कम है। तो इन दोनों हॉस्पिटल का इनका एयरपोर्ट का ओवरऑल नंबर है वो यहाँ पे थोड़ा डाउन दिखाई पड़ता है। बात करें आगरा हॉस्पिटल के बारे में तो इसमें लगभग यूगन से 260 करोड़ रुपए में लगभग इन लोगों ने बेड ये हॉस्पिटल यहाँ पे एक्वायर किया है। 250 बेड कैपेसिटी यहाँ पे है और इसका मंथली रेवेन्यू लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास चल रहा है। इनका जो इबिटा मार्जिन है लगभग 15% के आसपास में है। तो आप ये देखो यदि ये कंपनी ये वाला हॉस्पिटल यहाँ पे 7 करोड़ रुपीस महीने का रेवेन्यू जनरेट करता है तो 12 महीने का यूगन से लगभग 80 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू हो गया। बट यहाँ पे 15% का एबिटा मार्जिन है तो ये ओवरऑल एबिटा मार्जिन को यहाँ पे थोड़ा खींचने की कोशिश करेगा डाउनवर्ड साइड के अंदर। तो ये वाला फैक्टर भी इनको सुधारना पड़ेगा बिकॉज यदि आपका एबिटा मार्जिन कम रहेगा तो ओवरऑल एबिटा मार्जिन यहाँ पे थोड़ा डाउन हो पाएगा। बात करें इनकी बाकी के कुछ पैरामीटर के बारे में लोगों ने क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि पहले हम लोगों ने नोएडा के अंदर हमारा 3 हॉस्पिटल लाइव करे, नोएडा एक्सटेंशन और आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर। उसके बाद हम लोग फरीदाबाद में आए, फरीदाबाद में हमने 2 हॉस्पिटल लाइव किया है। अब हमने एक गुरुग्राम में किया है, एक हमने दिल्ली में किया है। तो एक्सपेक्टेड है देयर इज पॉसिबिलिटी ये लोग फिर से गुरुग्राम और दिल्ली में नए हॉस्पिटल यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। और जो आगरा और झांसी और अच्छा वाला एरिया है उसके अंदर भी इन लोगों के अच्छे खासे यहाँ से 2 हॉस्पिटल हैं तो वो भी यू कैन से क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इनकी बन सकती है। बात करें बाकी के पैरामीटर के बारे में तो ये हमने यहाँ पे एबिटा मार्जिन का ट्रेंड देखा है लाइक 25% तो ऑलरेडी इनका था ही क्वार्टर 4 FY 25 में। बट जैसे ही इनका हॉस्पिटल यहाँ पे लाइव हुए हैं नए वाले दिल्ली और फरीदाबाद वाले जिसके कारण इनके एबिटा मार्जिन फूल कर गए। तो वही लगभग इनका लास्ट क्वार्टर के अंदर भी 23.4% इनका एबिटा मार्जिन था। अभी भी इनका 23.40% एबिटा मार्जिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वाई एन वाई डेफिनेटली इनका एबिटा मार्जिन घटेगा। और बात करें डेटर डेज के बारे में तो लास्ट कॉन्कोर के अंदर इसके बारे में बात हो डेटर डेज मतलब रिसीवेबल डेज की यहाँ पे बात हो रही है कि इनका जो गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता है लगभग 30 से 35% के आसपास में जिसको हॉस्पिटल अपना इंप्रूव करके बिलो 30% लाने का प्लान कर रहे थे। तो जो गवर्नमेंट से रिसीवेबल डेज है उनके बारे में यहाँ पे डेटर डेज यू कैन से रिसीवेबल डेज के रूप में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो उनका डेटर डेज लास्ट ईयर 125 डेज था और क्वार्टर 3 की कॉल में लगभग 116-117 दिन के आसपास में था। वो भी इंप्रूव हो गया यहाँ पे लगभग FY 26 का ओवरऑल 112 दिन हो गया। मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। और जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ा उसी का इंपैक्ट यहाँ पे इनके ऑपरेशनल कैश फ्लो के अंदर दिखाई पड़ रहा है। लगभग 286 करोड़ रुपीस का इन लोगों ने ऑपरेशनल कैश फ्लो बनाया है जिसमें से इन लोगों ने टैक्स पेमेंट किया होगा। उसके बाद लगभग 205 करोड़ रुपीस का इनका सीएफओ पॉजिटिव बना है। मतलब इन लोगों ने जो काम धंधा किया है FY 26 के अंदर उसमें से 205 करोड़ रुपए इनका नेट टैक्स पेमेंट करने के बाद में इनके ऑपरेशनल वाले इवन से एक्टिविटी से इनका 205 करोड़ रुपए का कैश जनरेट हुआ जिसको लोगों ने यूटिलाइज किया होगा अपने कहीं ना कहीं कैपेक्स करने में या फिर कह सकते हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के अंदर। तो हमने बात करी इनके यू कैन से ऑपरेशनल पैरामीटर के बारे में। और यदि बात करें एयरपोर्ट के बारे में तो एयरपोर्ट भी इनका यू कैन से लास्ट के कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट फीस के अंदर ही दिखाई पड़ रहा है। लाइक इनका लास्ट ईयर 31,600 के आसपास में था, करंटली 33,283 रुपए के आसपास में है। वाई की बात करें तो FY 25 में इनका एयरपोर्ट का नंबर 31,000 रुपए के आसपास में था। अभी इनका एयरपोर्ट का नंबर 33,124 रुपए के आसपास में FY 26 का। उसके पीछे रीजन ये है कि जो दिल्ली और फरीदाबाद सेक्टर 20 का जो हॉस्पिटल लाइव हुआ है दोनों के एयरपोर्ट के नंबर यहाँ पे 40,000 रुपए के आसपास में है। मतलब जो ग्रुप का एवरेज एयरपोर्ट का नंबर था इनका लास्ट ईयर तक 31,000 रुपए का उससे ज्यादा है। तो डेफिनेटली इनका एयरपोर्ट का नंबर इंक्रीज होगा ही ना। एंड डेफिनेटली FY 27 के अंदर जैसे जैसे बेड ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगी दिल्ली वाले मॉडल टाउन वाले हॉस्पिटल के साथ में फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले हॉस्पिटल के तो इनका एयरपोर्ट का नंबर और इंक्रीज होगा।
और इन लोगों ने जो एलोस डेज है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे किसी पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में डेटा दिया है। उसके अंदर भी लगभग 1 दिन का इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ा है। मतलब पेशेंट को हम लोग कितना जल्दी हॉस्पिटल से रिलीज कर सकते हैं उसका सर्जरी करके, उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। पहले 4.3 डेज रुकता था, अभी वो 4.2 डेज रुक पा रहा है। एंड साथ में यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर इन लोगों ने आईपीडी, ओपीडी वॉल्यूम्स का भी नंबर दिया है। बात करें इनके रेवेन्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपको पता ही है। इनका जब आईपीओ आया था उस टाइम पे लोग यू कैन से अपना एफआई 21 के अंदर इनका 3 हॉस्पिटल थे। बाद में लोगों ने झांसी और रच्चा वाला हॉस्पिटल इन लोगों ने लाइव किया था। एंड देन उन लोगों ने फरीदाबाद का जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल उसको लाइव किया था। तो एक यहाँ पे ट्रेजेक्टरी दिखाई पड़ रही है कि पहले सारा रेवेन्यू केवल नोएडा वाले टेरिटरी में जो 3 हॉस्पिटल थे वहीं से आता था। एफआई 25 के अंदर रेवेन्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ। एंड एफआई 26 के अंदर यहाँ पे पिक्चर ही बदल गई है। जो यहाँ पे पहले 100% रेवेन्यू था नोएडा वाले क्लस्टर से, वो घट के कितना हो गया है? 30% प्लस 16% प्लस 26%, 16 प्लस 26 42 हो गया, 42 प्लस 30 इक्वल्स टू 72% हो गया। बाकी का रेवेन्यू इनका दूसरे वाले हॉस्पिटल से यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब ग्रेटर फरीदाबाद भी टोटल रेवेन्यू के अंदर 8% कंट्रीब्यूट करने लग गया है। आपका झांसी और रच्चा भी लगभग रेवेन्यू के अंदर 7% कंट्रीब्यूट यहाँ पे करने लग गया है। फरीदाबाद वाला भी 7% कंट्रीब्यूट करने लग गया है। जो दोनों 2 नए हॉस्पिटल हैं आपके दिल्ली और एक आपका आगरा और आगरा, न्यू दिल्ली और फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल भी यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं, लगभग 2% और 4% के आसपास में। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि मतलब क्वार्टर 4 के अंदर इनके जो नए हॉस्पिटल हैं वो टोटल रेवेन्यू का लगभग 25% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक अच्छी बात है, इन लोगों का रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं स्पेशलिटी वाइज यू कैन से रेवेन्यू मिक्स के बारे में, जिसके कारण यहाँ पे एआरपीओ का नंबर यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज़ आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इसका एआरपीओ का नंबर लगभग 25-26 हजार के आसपास हुआ करता था। अभी देखो ना इनका एआरपीओ का नंबर 32 साढ़े 32 हजार पे क्यों गया? उसके पीछे ये रीज़न है कि इनका जो स्पेशलिटी मिक्स का जो रेवेन्यू नंबर है, पहले इंटरनल मेडिसिन से 56% आया करता था। अभी एफआई 26 बाद में इंटरनल मेडिसिन यहाँ पे कितना हो गया? 19% के आसपास में हो गया। बाकी का जो न्यूरो साइंसेज है वो 13% के आसपास में हो गया। नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी आपका 10% के आसपास में हो गया। ऑन्कोलॉजी आपका 9% के आसपास में हो गया। कार्डियोलॉजी आपका यू कैन से 9% के आसपास में हो गया। ऑर्थो आपका 8% के आसपास में हो गया। मतलब तो सुपर स्पेशलिटी वाले जो रेवेन्यूज हैं, जो पहले बहुत कम कंट्रीब्यूट किया करते थे, वो यहाँ पे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। इसी के कारण से इनका जो एआरपीओ का नंबर है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड का नंबर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है। जो इनका नोएडा एक्सटेंशन का जो इनका हॉस्पिटल है, उसके अंदर ऑलरेडी एआरपीओ का नंबर 48,000 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। बिकॉज वहां पे सुपर स्पेशलिटी से बहुत अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। इसी तरह से इनका जो ग्रेटर नोएडा का जो हॉस्पिटल है, वो भी यहाँ पे लगभग से 40,000 रुपीज का यहाँ पे एआरपीओ का नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो जो नए जो हॉस्पिटल है, फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला और आपका न्यू दिल्ली वाला, वो तो ऑलरेडी 40,000 रुपए के एआरपीओ के नंबर पे ही यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बात करें इनके आगे के कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में, तो ऑलरेडी इन लोगों ने यहाँ पे अपना प्लान दिखा दिया है। एफआई 26 तक हमारा जो ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जिसके अंदर हमारा टोटल बेड कैपेसिटी लगभग 2550 बेड्स के आसपास में है। गुरुग्राम में आ जाएगा 250 बेड्स, तो हमारा लगभग बेड कैपेसिटी 2800 से ज्यादा हो जाएगा। और जो उनके जो पुराने तो हॉस्पिटल है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रखा है, मतलब 450 बेड्स के आसपास में, उसको मिला के इनका टोटल बेड कैपेसिटी बन जाएगा मे बी यू कैन से नेक्स्ट ईयर इस टाइम के आसपास तक लगभग 3255 बेड के आसपास में। तो ये कह सकते हैं कि एफआई 26 तक इनका बेड कैपेसिटी है लगभग 2500 बेड्स, और इनका टारगेट है कि बाय नेक्स्ट 3 इयर्स ये लोग 5000 बेड करना चाह रहे हैं। जो गाइडेंस इन लोगों ने क्वार्टर 3 की कॉन कॉल में दिया, उसी को यहाँ पे रिपीट किया है इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश करिए। मतलब ये साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग जो बेड ऐड करेंगे नेक्स्ट 3 साल के अंदर, तो बेड ऐड करने का ग्रोथ रेट इनका 24 से 25% के आसपास में है। 24 से 25% का सीएजीआर रेट से लोग अपना बेड ऐड कर रहे हैं। बट इसको ऑपरेशनलाइज लोग धीरे-धीरे करेंगे। मे बी 3 साल में ऐड करेंगे, तो हो सकता है अगले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर इसको मतलब इन बेड्स को धीरे-धीरे लोग लाइव करें। मे बी अराउंड 4 इयर्स का टाइम लग सकता है इनको बेड को लाइव करने के पर्सपेक्टिव से। तो हमें साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है, यदि बेड को लाइव करने के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो इनका नेक्स्ट अराउंड 4 इयर्स तक का बेड को ऑपरेशनल करने का सीएजीआर रेट लगभग 18% के आसपास में है। जहाँ पे क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहा है कि नेक्स्ट 4 से 5-6 साल तक भी इनका यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ रेट नेक्स्ट 5 साल तक अराउंड 25% के आसपास में इजीली ये लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट एक विजिबिलिटी दिखाई पड़ रही है रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज एफआई 26 में आपका बेड कैपेसिटी 2500 बेड्स के आसपास में है। आप चले जाओगे एफआई 29 तक आपके 3000 बेड ऐड हो जाएंगे, उनको लाइव होते होते ऑपरेशनल होते मे बी एफआई 30 भी हो चुका होगा, या फिर यू कैन से एफआई 31 भी हो चुका होगा। तो नेक्स्ट 4 से 5 साल तक इजीली ये कंपनी यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 18% के आसपास में बेड ऑपरेशनलाइज होंगे। एआरपीओ का नंबर ग्रोथ करेगा, डेफिनेटली यू कैन से लगभग एआरपीओ का नंबर ग्रोथ करेगा यू कैन से 5 से 6% के आसपास में। तो 23% के आसपास में इनका रेवेन्यू ग्रोथ वहां से आ सकता है। साथ में जो हॉस्पिटल यहाँ पे लाइव हुए हैं करंटली, उनका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगी, एंड साथ में जो इनके एबिटा मार्जिन है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा।
तो मतलब इनको रेवेन्यू ग्रोथ भी आएगा लगभग 25% के आसपास में, साथ में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। तो डेफिनिटली आज से यदि 4 से 5 साल की ट्रैजेक्टरी की बात करें, तो ये कंपनी इज़िली अपना रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा अचीव कर सकती है नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर, और साथ में प्रॉफिट की बात करें तो भी यहाँ पे लगभग डबल से ज़्यादा अचीव यहाँ पे कर सकती है। बिकॉज़ जैसे-जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनलाइज़ होते रहेंगे, वैसे-वैसे यू कैन से इनकी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ती रहेगी, साथ में इनका एआरपीओ का नंबर बढ़ता रहेगा। आपको तो पता ही मेडिकल इन्फ्लेशन होगा तो एआरपीओ का नंबर बढ़ेगा, साथ में यदि इनके बेटा मार्जिन वापस इंप्रूव होते हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई दिखाई पड़ सकती है। कंपनी ने साथ में ये भी प्रेजेंट किया है कि इनका जो एक जो ग्रेटर नोएडा में नोएडा वाली ट्रेजेक्टरी में एरिया के अंदर ज्योग्राफी के अंदर ये जो जेवर एयरपोर्ट यहाँ पे लाइव हो रहा है, आई थिंक अपने प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया था, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लिनिक पार्टनर यहाँ पे स्टेबल किया है इन लोगों ने, मतलब किसी को लेट्स से इंटरनेशनल पेशेंट आने वाले हैं, तो मतलब मेडिकल टूरिज्म के द्वारा यदि पेशेंट आएंगे इनके नोएडा वाले हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे 3 हॉस्पिटल हैं, तो डेफिनेटली इनका ईआरपो का नंबर और अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है अपकमिंग ईयर्स के अंदर। तो मोटा-मोटी ये हमने डिस्कस किया आपका यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। तो यू कैन से इन समरी के रूप में बताऊं, लाइक आपका इनका ओवरऑल रेवेन्यू है लगभग 47% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपका क्वार्टर 4 के अंदर, और लाइक प्रॉफिट आपका 15% से ग्रोथ किया है। यदि बात करूं मैं होल ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका मोटा-मोटी रेवेन्यू लगभग यू कैन से 36% के आसपास में ग्रोथ किया है, और इनका प्रॉफिट लगभग 30% के आसपास में ग्रोथ किया है। ऑक्यूपेंसी रेट भी इनकी थोड़ी बढ़ गई है, लगभग यू कैन से आपका ऑक्यूपेंसी 68% के आसपास चला गया है। तो ठीक है, ओवरऑल नंबर देखने पे तो ये लग रहा है कि इस कंपनी ने एफआई 25 के कंपैरिजन में एफआई 26 में अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। सबसे पीछे रीजन यही रहा है, इनके जो 2 नए हॉस्पिटल लाइव हुए हैं, उन उन दोनों हॉस्पिटल ने यहाँ पे यू कैन से इस बिजनेस ग्रोथ में अच्छी खासी जान फूंकी है। बट अगर बात करते हैं कि यार इस हॉस्पिटल का ठीक अच्छा खासा रेवेन्यू नंबर आ रहा है, अच्छे खासे रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से मैनेजमेंट एक्सपेंशन प्लान दिया है नेक्स्ट अराउंड 3 टू 4 इयर्स के पर्सपेक्टिव से, उसको देख के ये भी लग रहा है कि कंपनी नेक्स्ट अराउंड 4 से 5 साल तक डेफिनिटली अराउंड 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ अपना अच्छे से डिलीवरी भी कर सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या दिखाई पड़ता है? जो हमने अभी जो क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट देखे, उसमें सबसे बड़ा कैच यहाँ पे क्या दिखाई दिया? पहला कैच ये दिखाई दिया इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी। दूसरा कैच दिखाई दिया इनका जो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है वो जंप लगा के 30 करोड़ पे बैठ गया आपका क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर। रीजन आपने 3 हॉस्पिटल यहाँ पे लाइव कर दिए क्वार्टर 4 के अंदर। आपका दिल्ली वाला पहले लाइव हो गया था, फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला लाइव हो गया, साथ में आपका आगरा वाला शांतिवेद हॉस्पिटल इनका लाइव हो गया। जिसकी वजह से इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि एफआई 27 के अंदर भी इनका मे बी क्वार्टरली डेप्रिसिएशन कॉस्ट में भी 25 से 30 करोड़ रुपीस के आसपास रह सकती है, बिकॉज़ क्वार्टर 4 के अंदर आपके सारे हॉस्पिटल लाइव हैं। तो डेफिनिटली आपने अपना डेप्रिसिएशन का कॉस्ट यहाँ पे तीनों हॉस्पिटल का डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। मतलब पुराने वाला का भी कुछ डेप्रिसिएशन कॉस्ट आया होगा, जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किए होंगे या फिर पुराने वाले हॉस्पिटल का भी। बट अगेन आपने अपना बेड कैपेसिटी यू कैन से 1500 1600 बेड से बढ़ा के यू कैन से अचानक से 2500 बेड कर दिया है 1 साल के अंदर। मतलब बेड यू कैन से ऐड कर दिया ऑपरेशनल हॉस्पिटल के अंदर। तो डेफिनिटली आपका फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी उसी रेट से बढ़ेगा ना यार। मतलब आपके लगभग 16-17 करोड़ रुपीस का डेप्रिसिएशन कॉस्ट हुआ करता था। वो बढ़ के डेफिनिटली यू कैन से अभी 30 करोड़ के आसपास चल गया। तो एक्सपेक्टेड है कि एफआई 27 के अंदर का डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है, वो मे बी यू कैन से लगभग क्वार्टरली 25-30 करोड़ रुपीस के आसपास रह सकते हैं। मतलब एफआई 27 का ओवरऑल डेप्रिसिएशन का कॉस्ट मे बी अराउंड 120 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। यही सबसे बड़ा नेगेटिव है एक यथार्थ हॉस्पिटल के लिए। बिकॉज़ और साथ में इनका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, लाइक पहले इनका इंटरेस्ट डेट फ्री कंपनी थी। साथ में लोगों ने डेट अभी रेज़ किया 260 करोड़ रुपीस का बैलेंस शीट के अंदर। तो उसकी कॉस्ट भी जाएगी, तो लगभग अराउंड 25-30 करोड़ रुपीस का वो डेट उस डेट का इंटरेस्ट कंपोनेंट भी जाएगा। तो मतलब आपका ये देख लो कंप्लीटली एबिटा जो बनेगा उसमें से लगभग 150 करोड़ रुपीस आपका इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। और यही सबसे बड़ा ब्लॉकर होगा एफआई 27 के अंदर इस कंपनी की अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी इस कंपनी का शायद प्रॉफिट की ग्रोथ रेट रेवेन्यू की ग्रोथ रेट को यहाँ पे मैच ना कर पाए। तो इस कंपनी को एक बार चलो ठीक है ये फैक्टर हमने समझ लिया है, बट एक बार देखते हैं इसमें किस तरह की डील बनती हुई नजर आती है। तो आपको पता है लाइक यथार्थ हॉस्पिटल का जो करंटली मार्केट कैप है यू कैन से लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो हम लोग इस कंपनी को दो तरह से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इस ईवी टू बिटा वाले मेथड से, सेकंड इज इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से। तो ईवी टू बिटा के अंदर जो टर्म होता है ईवी दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब जो कंपनी की करंट मार्केट कैप चल रही होती है उसी को यू कैन से आप एंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो नॉर्मली करंटली मार्केट कैप है यू कैन से लगभग 8000 करोड़ रुपए की। करंटली जो ईवी टू बिटा इस कंपनी का चल रहा है लगभग 25 के आसपास चल रहा है। नॉर्मली जब यू कैन से एक यू कैन से नॉर्मल मार्केट चल रहा होता है उस टाइम पे हॉस्पिटल कंपनी जो एकदम प्रीमियम हॉस्पिटल्स होते हैं लगभग यू कैन से 40 के ईवी टू बिटा पे होते हैं, बट यथार्थ हॉस्पिटल टाइप के जो यू कैन से टियर 2 कैटेगरी में आप कह सकते हो, कैटेगरी 2 के हॉस्पिटल कह सकते हो, बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम तो है नहीं, लाइक जो फोर्टिस है या फिर यू कैन से मैक्स हॉस्पिटल है या फिर अपोलो हॉस्पिटल है या मेदांता हॉस्पिटल है, उस तरह का तो अल्ट्रा प्रीमियम हॉस्पिटल है नहीं आपका यथार्थ। तो आप इसको कैटेगरी 2 के टाइप ऑफ हॉस्पिटल इसको कंसीडर कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे ठीक आप कह सकते हो कि 25 के आसपास का यूट्यूब बेटा इस कंपनी को इजीली मिल सकता है। बट हाँ, मतलब और जो थोड़े और छोटे रीजनल प्लेयर्स होते हैं लाइक जीपीटी हेल्थ केयर हो गया, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था,
उनको मे बी 20 के आसपास का ईवी टू EBITDA यहाँ पे मिल सकता है। मैं नॉर्मल बेस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट में बुल मार्केट भी नहीं है और बियर मार्केट भी नहीं है। तो करंटली इस कंपनी का जो ईवी टू EBITDA चल रहा है लगभग 25 के आसपास चल रहा है। इस कंपनी का जो करंटली आपका रेवेन्यू है वो समथिंग 1200 करोड़ रुपए के आसपास में है। ये एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से इनका बेड कैपेसिटी का रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, नए बेड्स ऑपरेशनलाइज हुए हैं, साथ में नेक्स्ट फेजेस के अंदर भी जो दिल्ली हॉस्पिटल के फरीदाबाद सेक्टर 20 के हॉस्पिटल के बेड यहाँ पे लाइव होंगे एंड साथ में जो आगरा हॉस्पिटल है उसका भी यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ। वैसे कंपनी एक्सपेक्टेड है कि FY 27 के अंदर अपने रेवेन्यू को अराउंड 30% से इजीली यहाँ पे ग्रोथ कर सकती है। उसके बेसिस पे इनका लगभग FY 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आ सकता है लगभग 1550 करोड़ रुपए के आसपास में। EBITDA मार्जिन का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर वो लगभग यूएन से 24% के आसपास में था। यदि मैं 24% का EBITDA मार्जिन यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तो इस कंपनी का एक्सपेक्टेड EBITDA बनेगा लगभग 370 करोड़ रुपए के आसपास में। मोटा-मोटी इन कंपनीज के पास में थोड़ा बहुत कैश बैलेंस भी पड़ा हुआ है, तो यदि इसको कंसीडर करें तो उनकी एक अदर इनकम भी बन सकती है, लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप ये देखो, इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है FY 27 का लगभग यूएन से 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास में होगा। डेप्रिसिएशन का कॉस्ट लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास में होगा। अदर इनकम होगी लगभग आपके 30 करोड़ रुपए के आसपास में। तो जो इनका EBITDA बना है 370 करोड़ रुपए का, उसमें से इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट और डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा 150 करोड़, तो कितना बचता है? 220 करोड़ रुपए के आसपास में। 220 करोड़ रुपए इनका यू कैन से इसके अंदर हमें अदर इनकम जोड़नी पड़ेगी। तो अदर इनकम यदि मैं जोड़ता हूँ तो इनका यू कैन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है 250 करोड़ रुपए के आसपास में। नॉर्मली जो कंपनीज है 25% के आसपास का यू कैन से टैक्स यहाँ पे रिपोर्ट करती है। तो यदि मैं 250 करोड़ रुपए में से यदि 25% का इनका यू कैन से टैक्स इनका हटाता हूँ, तो मोटा-मोटी इनका जो एक टेंटेटिवली एक प्रॉफिट अमाउंट बनता है लगभग 190 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका प्रॉफिट बनता है। तो आप ये देखो FY 26 के में प्रॉफिट कितना बना? 170 करोड़ रुपए के आसपास में। FY 27 में कितना प्रॉफिट बनेगा? लगभग 190-195 करोड़ रुपीस के आसपास में। तो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो यहाँ पे लंप सम कैलकुलेशन करी है। प्लीज इसको आप यू एग्जैक्ट नंबर मत समझ लेना कि नहीं यार ये तो एग्जैक्ट नंबर यही है, इतनी कैलकुलेशन होगी, इतना ही प्रॉफिट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे लंप सम अराउंड अराउंड कैलकुलेशन करने की यहाँ पे कोशिश करी है। यदि हल्का-फुल्का EBITDA मार्जिन ऊपर नीचे यदि हिलेगा-डुलेगा तो डेफिनेटली प्लस माइनस 5-10 करोड़ रुपीस के आसपास का पैट में यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। तो आप कंसीडर करके चलना, बट टेंटेटिवली कह सकते हैं FY 26 में कितना प्रॉफिट बना? 170 करोड़ रुपीस के आसपास में। FY 27 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना बनेगा? लगभग 190 करोड़ रुपीस के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई FY 27 के अंदर यथार्थ हॉस्पिटल का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग यू कैन से लगभग 30% के आसपास में ग्रोथ कर सकता है, जबकि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लगभग 10 से 15% के आसपास में ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो आप ये देखो लाइक इनका जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 होगा, उसके अंदर तो इनकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट ज्यादा होगी। तो हो सकता है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के अंदर इनका प्रॉफिट उस रेट से ग्रोथ ना करे। बट क्वार्टर 4 FY 27 के अंदर इनका यू कैन से बेस ऑलरेडी बन जाएगा, बिकॉज़ जो 30 करोड़ रुपीस का डिप्रिसिएशन यहाँ पे आया है, वो क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर आया है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि क्वार्टर 4 FY 27 के अंदर इनका जो मतलब आपको भी पता है कि लाइक इनका जो आगरा वाला हॉस्पिटल लाइव हुआ था वो 1 फरवरी से लाइव हुआ था। तो उसका जनवरी का महीने का रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है इनके कंसोलिडेटेड नंबर के अंदर। तो क्वार्टर 4 FY 27 वो क्वार्टर होगा जिसके अंदर इनका रेवेन्यू में भी हाईएस्ट होगा एंड साथ में ही इनका जो डेप्रिसिएशन का यू कैन से जो बेस अमाउंट होगा वो भी यू कैन से अभी 30 करोड़ में है, 30 करोड़ के आसपास का है। तो अगले साल भी लगभग 30 करोड़ रुपीस के आसपास का होगा। तो इनका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वो क्वार्टर 4 FY 27 के अंदर ज्यादा होगी। जबकि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर यदि बात करूं क्वार्टर 1 FY 27, क्वार्टर 2 FY 27, क्वार्टर 3 FY 27, इन तीनों क्वार्टर के अंदर एक्सपेक्टेड है इनके प्रॉफिट के अंदर ऐसा उतना कोई ग्रोथ शायद दिखाई ना पड़े। न्यूट्रल काइंड ऑफ ग्रोथ यहाँ पे में भी दिखाई पड़ सकता है। वो तो आप ये देखो ना क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर 15% के लोगों ने टैक्स कंपोनेंट भरा। यदि वो टैक्स कंपोनेंट ज्यादा होता तो इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ के बजाय डी ग्रोथ होती। तो आई थिंक वो समझ गए होंगे कि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है इनकी प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। बट टेंटेटिवली यदि हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 चारों को ऐड कर देंगे तो इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 190, 195 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे बन रहा है। बट हाँ, क्वार्टर 4 FY 27 इनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट यहाँ पे ज्यादा डिलीवर होगा इन द कंपैरिजन ऑफ क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 FY 27 के अंदर इनका प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छा शायद डिलीवर ना हो। यदि इनका EBITDA मार्जिन बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए तो बात अलग है। राइट? आप आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बिकॉज़ क्वार्टर 1 FY 27 के अंदर तो इनका लास्ट ईयर भी EBITDA मार्जिन लगभग 25% के आसपास में था। इस बार EBITDA मार्जिन 24% के आसपास में होगा, तो क्वार्टर 1 FY 27 का तो एक्सपेक्टेड है शायद प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ करे ही ना, वाई ऑन वाई। बट हाँ, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के अंदर में भी प्रॉफिट ग्रोथ रेट हल्का-फुल्का कर सकता है, बट क्वार्टर 4 FY 27 के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा अच्छे से ग्रोथ डिलीवर कर पाएगा। तो यदि इसका फॉरवर्ड पी रेशियो यदि हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 8,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप, 190 करोड़ रुपीस का इनका फॉरवर्ड पैट का अमाउंट है। तो यदि इनका फॉरवर्ड पी निकालें तो 8,000 करोड़ रुपीस के अंदर यू कैन से 190 करोड़ रुपीस का डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी आता है लगभग 42 के आसपास में। FY 27 के अंदर एक्सपेक्टेड बिजनेस ग्रोथ कितनी है? लगभग 30% के आसपास में। तो इसका फॉरवर्ड पैग निकालने के लिए फॉरवर्ड पी के अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करूं तो इनका फॉरवर्ड पैग आएगा 1.4 के आसपास में। तो आप ये देखो, EBITDA के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस कर लिया था।
यदि इनका EBITDA लेट्स से यू कैन से लगभग 370 करोड़ रुपीस के आसपास बनता है और यदि 25 का इनका यू टू EBITDA यदि लेट्स से मार्केट देता है इनको यू कैन से तो इनका मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है मे बी यू कैन से 9000 करोड़ रुपए के आसपास में FY27 के EBITDA की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बट यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे लगभग 1.4 का फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। उसके अंदर भी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट नहीं है। हमने फॉरवर्ड पैग को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड किया है, राइट? ऑल्दो काफी लोग यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ का डिवाइड करते हैं बट दैट इज नॉट द राइट पैरामीटर बिकॉज हम लोग आगे के साल की बिजनेस ग्रोथ को कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग टॉप लाइन की ग्रोथ देख रहे हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जो टॉप लाइन ग्रोथ नहीं कर पाती हैं बट अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा के बॉटम लाइन की ग्रोथ कर देती हैं। तो काफी लोग यहाँ पे फॉरवर्ड पैग को निकालने के लिए ईपीएस ग्रोथ का डिवाइड करते हैं। दैट इज नॉट द राइट थ्योरी एज पर और अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। तो काइंड ऑफ 1.4 का फॉरवर्ड पैग रेशियो है, मतलब यू कैन से उतना वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से लुक्रेटिव तो नहीं है और यू कैन से अट्रैक्टिव भी नहीं है। हाँ, यू कैन से ठीक है, आप बोल सकते हो 1.4 का फॉरवर्ड पैग रेशियो ठीक है, मतलब हायर देन फेयर वैल्यूएशन आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे मेजर एक्सपेंसिव भी नहीं है बिकॉज हम लोग का मानना है कि जब फॉरवर्ड पैग रेशियो अराउंड 2.5 के आसपास चला जाता है तो हम लोग उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं और हम लोग अट्रैक्टिव वाले केस को बोलते हैं हमारा फॉरवर्ड पैग रेशियो कंज्यूमर कंपनी का लगभग 1 के आसपास होता है। बट यहाँ पे 1.4 का फॉरवर्ड पैग रेशियो है तो उसके पर्सपेक्टिव से ठीक है, फेयर वैल्यूएशन भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, उसके बीच का काइंड ऑफ आप वैल्यूएशन को कंसीडर कर सकते हो। बट अगेन FY28 के अंदर इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट का बेस बन जाएगा जो बेस आपका यू कैन से जीपीटी हेल्थकेयर का FY26 के अंदर बन चुका है। हमने जब जीपीटी हेल्थकेयर को डिस्कस किया था तो उसके अंदर ये डिस्कस किया था ना कि इनका जो डिप्रिसिएशन का कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहाँ FY26 के अंदर बेस बन चुका है। तो FY27 के अंदर जैसे उनका EBITDA मार्जिन एक्सपांड होगा, जो मैनेजमेंट ने वहां पे गाइड भी किया था लगभग अपने EBITDA मार्जिन को 20% अचीव करने का, तो उसके बेसिस पे हो सकता है इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट जीपीटी हेल्थ केयर की मे बी FY27 के अंदर यू कैन से लगभग 18% के आसपास हो सकती है। बट उनकी प्रॉफिट के ग्रोथ रेट में भी यू कैन से लगभग 30% के आसपास हो सकती है बिकॉज उनका डिप्रिसिएशन का कॉस्ट का बेस बन चुका है। तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट में ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। मतलब जो इनका EBITDA ग्रोथ होगा वो डायरेक्टली यू कैन से आपका यू कैन से पीबीटी बन के टैक्स का कंपोनेंट कट के डायरेक्टली प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब वहां पे 18% की रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट लगभग 25 से 30% के आसपास में होगी। यथार्थ हॉस्पिटल के साथ में वो वाली एक्टिविटी FY28 के अंदर होगी। आई थिंक समझ रहे होंगे आप मेरी बात। बिकॉज FY27 के अंदर इनका फुल डिप्रिसिएशन कॉस्ट का एक बेस बनेगा बिकॉज हैवी एक्सपेंशन हुआ है कैपेसिटी का। 1600 बेड से आप लोग 2550 बेड्स पे गए हो, लगभग यू कैन से 70% के आसपास का, यू कैन से 60-70% के आसपास का बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन आपने एक साल में कर दिया। उसका आपको पेन तो झेलना पड़ेगा एटलीस्ट एक साल तक। तो आपका डिप्रिसिएशन कॉस्ट का बेस बनेगा FY27 के अंदर। इंटरेस्ट कॉस्ट का बेस बन जाएगा लगभग आपका FY27 के अंदर। FY28 के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी डिप्रिसिएशन कॉस्ट के अंदर उतना इंपैक्ट ना पड़े। उसी की वजह से देयर इज पॉसिबिलिटी FY28 के अंदर जब ये लोग अराउंड 25-30% से रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे तो इनका बॉटम लाइन में भी 30% से ज्यादा रेट से ग्रोथ कर पाए। बट हाँ, उसके लिए देखना पड़ेगा जो इनका गुड़गांव का हॉस्पिटल है जहाँ पे इन लोगों ने 200 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं, उसको भी डिप्रिसिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा FY28 के अंदर। एंड साथ में इन लोगों का जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, जो नोएडा वाली 2 फैसिलिटीज के अंदर कर रहे हैं, ऑल्दो ब्राउनफील्ड के अंदर बड़ा यू कैन से कैपेक्स नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पे एक बड़ा यू कैन से डिप्रिसिएशन कॉस्ट शायद नहीं आएगी। बट अगेन FY27 इज द बेस फॉर यथार्थ हॉस्पिटल जहाँ पे यू कैन से डिप्रिसिएशन जितना मैक्स होना है किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो एक बड़ा रैपिड इन लोगों ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, कैपेक्स किया है FY26 के अंदर, उसका बेस बनेगा। मोटा-मोटी FY28 में कह सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ रेट जिस रेट से ग्रो करेगा, मे बी उससे थोड़ा बेटर रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। जो हमने जीपीटी हेल्थकेयर वाले केस के अंदर डिस्कस किया था कि जो जीपीटी हेल्थकेयर के साथ FY26 में घटित हुआ है ना, वो सारी चीज यथार्थ हॉस्पिटल के साथ में FY27 में घटित होगी, राइट? तो आई थिंक आप इस सारी चीज को समझ पा रहे होंगे। तो ओवरऑल यदि थोड़ा देखें यार, हमने एक दूसरे हॉस्पिटल डिस्कस किया था पार्क मेडिवर्ल्ड को। तो पार्क मेडिवर्ल्ड क्या करता है, गवर्नमेंट कंपनी के साथ डिस्कस अपना एसोसिएशन रखता है। तो उससे थोड़ा इसको कंपेयर करें तो पार्क मेडिवर्ल्ड का यू कैन से नेक्स्ट 2 इयर्स का बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट समथिंग समथिंग यू कैन से 18-19% के आसपास में है। उसके बाद में उसका बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट लगभग यू कैन से 15% के आसपास में आ जाएगा। तो पार्क मेडिवर्ल्ड ठीक है, आने वाले 2 साल तक, मे बी 2-3 साल तक, यू कैन से अराउंड 3 इयर्स तक पार्क मेडिवर्ल्ड अपना लगभग बिजनेस को मे बी 20 से 22-23-24% के आसपास में ग्रोथ करा सकता है। ऑल्दो उन लोगों ने क्या किया था, जब आईपीओ से पैसा रेज किया था, उससे इनका इंटरेस्ट उन लोगों ने डेट काफी सारा रिड्यूस कर दिया था। तो उनकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट तो बढ़ी थी पार्क मेडिवर्ल्ड की, बट उनका जब डेट उनका रिड्यूस हुआ तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई थी, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट ग्रोथ में दिक्कत नहीं आई है। तो वो वाला ठीक है, एक फायदा मिला जो डेट रिडक्शन का लाइक पार्क मेडिवर्ल्ड को। बट अगेन पार्क मेडिवर्ल्ड को भी आगे जाके अपना जो आगे जाके अपना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है उसके लिए या तो उन लोगों को से पैसा रेज करना पड़ेगा या फिर उनको डेट लेना पड़ेगा। तो आज ठीक है, यथार्थ हॉस्पिटल का FY27 के अंदर डिप्रिसिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होने का थोड़ा दिक्कत होगा, बट उस तरह का दिक्कत हर किसी हॉस्पिटल को करना ही पड़ेगा।
बिकॉज़ या तो हॉस्पिटल को पैसा यू कैन से क्यूआईपी से रेज़ करना पड़ेगा या फिर डेट से रेज़ करना पड़ेगा। और यदि आप हेवी कैपेक्स कर दोगे या तो डेट से करोगे, क्यूआईपी से करोगे, तो डेफिनिटली आपका जो कैपेक्स का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना। मतलब कब तक आप उससे दूर भागोगे? जब आपका कैपेक्स होगा, उसके या तो उसी इस साल के अंदर आपका किसी न किसी क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यथार्थ का क्वार्टर 4 से स्टार्ट हो गया, या फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको लाइक डेप्रिसिएशन दिखाना ही पड़ेगा। तो आपका 1 साल तो ऐसा जाएगा डेफिनिटली, जहाँ पे जब आप हाई कैपेक्स करोगे, तो उसका 1 साल तो ऐसा जाएगा, या तो लाइक या नेक्स्ट ईयर मान लो या फिर उसी टाइम पे कुछ 4 क्वार्टर मान लो, जब आपका हाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट दिखाई पड़ेगा, जो आपके प्रॉफिट ग्रोथ को खा जाएगा। तो यथार्थ वाले केस के अंदर एफआई 27 के अंदर हो रहा है। तो ठीक है, ओवरऑल मैंने यहाँ पे एक यथार्थ हॉस्पिटल को पूरा डिटेल में डिस्कस करके आपको होलिस्टिक इसको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, एंड साथ में इसको कंपेयर भी किया है, लाइक जीपीटी हेल्थ केयर वाली थ्योरी से भी कंपेयर किया है, एंड साथ में पार्क मेडिवल से भी यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल ये यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में एक मेरा ओवरऑल यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पर्सपेक्टिव था कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को कोई आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मैं मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी सीख के इंडिपेंडेंटली ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।